नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष बुलेटिन में हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर के साथ, जो कि सहारनपुर से है, जहां सीएम योगी ने भेजी राहत सामग्री। सीएम योगी ने राहत सामग्री के वाहनों को हरी झंडी दिखाई है। 35 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है, जहां पंजाब, हिमाचल समेत ये गाड़ियां रवाना हुई हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के प्रभावितों के लिए राहत सामग्री को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। 35 गाड़ियों में राहत सामग्री को पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड के बाढ़ पीड़ितों के लिए रवाना किया गया है। सहारनपुर के अंबाला रोड स्थित सरोवर पाटिको में पहुंचकर 35 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सीएम योगी ने एक कार्यक्रम को भी संबोधित किया है। उन पीड़ितों के साथ खड़ा हो जाता है, स्वयंसेवी संगठन खड़े हो जाते हैं, सरकार के द्वारा संचालित संस्थाएं बेहतर परिणाम दे सकती हैं। आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश में बाढ़ सबसे बड़ी चुनौती रही है। यद्यपि इस वर्ष अभी तक हम लोग इस आपदा से बचे हैं, निचले स्तर पर ही जल भरा हुआ है, लेकिन व्यापक पैमाने पे बाढ़ जैसी आपदाओं से निपटने के लिए समय पे किए गए प्रावधानों का परिणाम है कि आज बाढ़ जैसी आपदा को लगभग हम नियंत्रण के नजदीक पहुंच चुके हैं। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता सुबोध हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुबोध, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो सामग्री है राहत की, उसको, वो जो गाड़ियां हैं उनको रवाना किया है। कहां कहां ये गाड़ियां पहुंचेंगी, कितनी राहत इसके माध्यम से? तो बताना चाहूंगा, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो 1:15 बजे जो है सहारनपुर पहुंचे हैं और यहाँ पर अंबाला रोड पर स्थित एक सरोवर पोर्टिको नाम का जो एक बैंकेट हॉल है, वहां पर ही कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां से पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल के लिए 3 जो प्रदेशों के लिए राहत सामग्री जो है बाढ़ आपदा जो आई है उसमें जो पीड़ित हैं उनके लिए जो है रवानगी की गई है। ये राशन सामग्री है। इसमें जो रोजमर्रा की जो हमारी जरूरतों की जो चीजें होती हैं वो करीब 35 ट्रक में जो है रवाना किए गए हैं। और वो इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5-5 करोड़ की जो है राहत सामग्री, राहत राशि जो है वो भी, उसकी चेक भी जो है वहाँ पर एक डमी के रूप में जो है दिए हैं। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना था कि जैसे ही हम यहाँ पर ये चेक डमी के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं, तुरंत ही वो जो हमारे तीनों प्रदेश हैं, हिमाचल, उत्तराखंड व पंजाब, वहां पर उनके अकाउंट में वो जो है राज्य सरकार के वो ट्रांसफर कर दी जाएगी जो राहत राशि। बिल्कुल। और देखिए किस तरीके से इसके माध्यम से लोगों को लाभ मिलेगा और क्या कुछ कहा गया इस मौके पर सीएम योगी की तरफ से? जी, सीएम योगी ने कहा है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की ओर से जो है पूरे देश में जहाँ भी बाढ़ आपदा के क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है सरकार की ओर से हर तरह की मदद पहुंचाई जा रही है। इसी तरह से सहारनपुर जो है वो एक केंद्र है उत्तराखंड और हरियाणा, पंजाब का। तो यहाँ से जो है पंजाब भी जो है बहुत नजदीक पड़ता है, इसलिए सहारनपुर को चुना गया है तीनों प्रदेशों में यहाँ से राहत सामग्री भेजने के लिए। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ जो है जो समय तय था उनका 1:15 बजे, वो ठीक 1:15 बजे पहुंचे हैं। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर जो है 35 की 35 गाड़ियों को तुरंत जो है रवाना किया है राहत सामग्री के साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुबोध आपको तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, बिजनौर में गंगा नदी ने भूमि कटान पर क्षेत्रवासी और प्रशासन की नींद उड़ा दी है। गंगा नदी की धार ने तेजी से कटान किया और तटबंध पर बनी सड़क तक पहुंच गई। गंगा के इस कटान की खबर क्षेत्रवासियों को मिली तो सभी के होश उड़ गए। प्रशासन सिंचाई विभाग के साथ तटबंध पर डेरा डाले हुए है। तटबंध की तेजी से मरम्मत की जा रही है। अधिकारी ड्रोन उड़ाकर गंगा की धार से हो रही भूमि कटान पर लगातार नजर जमाए हुए हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर में गंगा नदी इस वक्त तूफान पर है। गंगा का प्रकोप एक बार फिर रावली बंदे चपेट में लेने को तैयार है। गंगा ने नदी रावली बंदे की ओर लगभग 2 किलोमीटर तक भूमि को काट दिया है, जिससे क्षेत्रवासी और प्रशासन की नींद उड़ गई है। प्रशासन ने आसपास के गांव वासियों को अलर्ट कर दिया है। सिंचाई विभाग और प्रशासन मिलकर गंगा के
बांध पर कैंप लगाए हुए हैं। रास्ते पर आवाजाही पूरी तरीके से रोक दी गई है और तेजी से बंदे की मरम्मत का काम किया जा रहा है। बिजनौर के गांव रावली के पास गंगा कटान से किसानों को बचाने के लिए बंदे का निर्माण किया गया है, जहां ऊपर रावली से बैराज पुल तक सड़क का निर्माण किया गया है। और अब खबर पीलीभीत से है, जहां पीलीभीत में अब भी कई गांवों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। लोग भूखे प्यासे हैं, तो वहीं प्रशासन बाढ़ पीड़ितों को तमाम तरीके की राहत सामग्री, लंच पैकेट पहुंचाने के दावे कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ बाढ़ पीड़ितों ने प्रशासन के दावों की ही पोल खोल दी है। तस्वीरें बीसलपुर तहसील के कितनापुर गाँव की हैं। ये गाँव बीते 5 दिनों से चारों तरफ पानी से घिरा है। कुछ घरों में तो इतना पानी है कि लोग छतों पर चढ़ गए हैं, तो कुछ लोग दूसरों के घरों में रहकर गुजारा करने को मजबूर हैं। हैरत की बात यह है कि जिला प्रशासन ने इस गांव की सुध ही नहीं ली, ना ही अभी तक इन बाढ़ पीड़ितों को कोई राहत सामग्री उपलब्ध कराई गई है। यहां तक कि पूरी तरह बाढ़ पीड़ितों की मदद का दावा करने वाले प्रशासन की तरफ से इस गांव में कोई व्यवस्था ही नहीं की गई है। अब सवाल यही है कि गांव में पानी ही पानी है और घरों के लोग छतों पर कैद हैं। ऐसे हालातों पर कैसे प्रशासन की नजर पहुंची? और अब खबर शाहजहांपुर से है, जहां जनपद शाहजहांपुर में सहकारिता क्षेत्र में 12 सितंबर से शुरू होने वाला महासदस्यता अभियान 2025 की शुरुआत नमो सभागार में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कराई। इस दौरान नए बनाए गए सदस्यों प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य सहकार से समृद्धि करना है, जिससे देश के किसान ग्रामीण का विकास हो सके। इससे पूर्व वित्त एवं संसदीय मंत्री सुरेश खन्ना ने विकास भवन में आयोजित कार्यक्रम में नव चयनित 10 ITI अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र वितरण कर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाने की अपील की। वित्त मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र सहकारिता में आते हैं, जिसका देश की GDP में लगभग 25% योगदान है, जिसको सुदृढ़ करने को लेकर सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करना है ताकि आम जनमानस सामान्य सेवा हो सके। उन्होंने बताया कि सहकारिता एक ऐसा विभाग है जिसमें एक आम नागरिक इससे जुड़कर लोगों की सेवा के साथ ही देश हित में अपना योगदान कर सकता है, क्योंकि आने वाले समय में देश के विकास की GDP में कम से कम 3% योगदान सहकारिता क्षेत्र का होगा। वहीं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने शाहजहांपुर के 10 नवनियुक्त ITI अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र देकर शुभकामनाएं दी। साथ ही उनसे अनुरोध किया कि वे अपना कार्य ईमानदारी कर्तव्य के साथ निभाएंगे। प्राइमरी सेक्टर है, कृषि और उसके संबद्ध क्षेत्र, उसी में सहकारिता भी आता है। उसका अपना योगदान भी है और मैं समझता हूँ कि लगभग 25-26% योगदान कृषि क्षेत्र का है हमारी GDP में, और इसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भी है और लगभग 50% से ज़्यादा हमारा आज की तारीख में सर्विस सेक्टर का योगदान है। लेकिन सहकारिता वो क्षेत्र है जिसके माध्यम से हम जन सामान्य की सेवा कर सकते हैं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के उन लोगों की कि जो लोग जरूरतमंद हैं या किसी न किसी रूप से सरकार से जो दरकार रखते हैं, वो सहकारिता के माध्यम से सारे उनकी मांगें पूरी हो सकती हैं और उनके उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती है। और एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें एक साधारण सदस्य से लेकर और जिनकी सोसाइटी लोगों के कल्याण के लिए, लोगों की मजबूती के लिए बेहतर कार्य कर सकते। एटा जाते समय कन्नौज जनपद के छिबरामऊ कस्बे में रुके गोपी राजभर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के सवालों पर जमकर हमलावर हुए। ओपी राजभर बोले कि सपा पिछड़ों को डिप्टी CM ही बना दे तो जाने कन्नौज में दलित पिछड़ों को इस्तेमाल करते हैं अखिलेश यादव ने भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर
पर निशाना साधा था, जिसके बाद उन्होंने पलटवार किया है। पार्टी के एक नेता के घर पर कुछ देर रुककर चाय नाश्ता किया और फिर मीडिया के सामने बातचीत करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी दलित, अति पिछड़ों और मुसलमान को दबाकर रखती है, डर दिखाकर उनसे वोट तो ले लेती है, लेकिन कभी उनकी जाति के लोगों को नेतृत्व करने का मौका नहीं देती है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के कटघर कोतवाली इलाके में रविवार की शाम सनी दिवाकर और मोनू दिवाकर नाम के दो बदमाशों ने हिंदू समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष कमल चौहान को उस वक्त गोली मार दी जब वह अपने घर के पास से जा रहा था। घायल कमल चौहान को परिजन निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान कमल चौहान की मौत हो गई। कमल चौहान की मौत की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और छानबीन कर हत्या करने वाले बदमाशों के बारे में पूछताछ की। कमल चौहान के परिजनों ने पुलिस को बताया कि सनी दिवाकर और मोनू दिवाकर कमल चौहान से रंजिश रखते थे, जिसकी सूचना पहले ही कटघर पुलिस को दे दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने हत्या आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद बदमाशों ने कमल चौहान को गोली मार दी। अस्पताल में इलाज के दौरान कमल चौहान की मौत हो गई है। इलाके के लोगों ने पुलिस को पूछताछ में जानकारी दी है कि कमल चौहान के ऊपर भी कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इलाके में अपना वर्चस्व कायम रखने को लेकर कमल चौहान की हत्या आरोपियों से दुश्मनी चल रही थी। कमल चौहान और हत्या आरोपियों का नाम इलाके में नशीले पदार्थों की बिक्री से भी जुड़ा हुआ है। पुलिस भी यही मान रही है कि वर्चस्व की लड़ाई के दौरान अपना दबदबा कायम करने के लिए ही आरोपियों ने हिंदू समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष कमल चौहान की हत्या की है। बरेली से अब खबर है, जहां बरेली में लव जिहाद के नाम पर एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। शहर कोतवाली क्षेत्र में एक युवती पर उसके पूर्व प्रेमी ने सरेआम जानलेवा हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और हिंदू संगठनों ने आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है। आपको बता दें कि आरोपी ने अपना नाम और पहचान बदलकर युवती से दोस्ती की थी। असली नाम रायान उर्फ बिट्टू बताया जा रहा है। उसने युवती से बातचीत की शुरुआत दुकान पर मोबाइल नंबर लेकर की। धीरे धीरे उसने युवती को अपने जाल में फंसा लिया, लेकिन जब युवती को उसकी असली पहचान और मंशा का पता चला तो उसने उससे दूरी बना ली। इस पर आरोपी ने युवती पर जबरन निकाह का दबाव बनाना शुरू कर दिया। युवती के विरोध करने पर आरोपी ने उस पर हमला कर दिया। हमले में युवती का कान और उंगली कट गई है, वहीं उसके सिर में गंभीर चोट आई है। घायल युवती ने पुलिस में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। इस घटना की जानकारी हिंदू संगठन को मिलते ही हिंदू महासभा के कार्यकर्ता पंकज पाठक भी मैदान में उतर गए और आरोपी रायान की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। पूरे मामले में थाना कोतवाली में आरोपी युवक और उसके परिवार के अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दुकान पे मिक्सी रिपेयरिंग कराने गई थी, तब उसने मुझे बिट्टू नाम बताया, मेरा कांटेक्ट नंबर वगैरह ले लिया, मेरे क्लोज आता रहा। मुझे यही पता था कि हिंदू कुछ भी सही, तो उससे मेरी बातचीत हुई थी। जब मुझे पता चला कि इसका नाम बिट्टू रैयान है, मोमडन है, मैंने सब कुछ बातचीत करनी बंद कर दी। मुझसे कहता था मुझसे निकाह करो, मैंने सब कुछ खत्म कर दिया, बातचीत बंद हो गई। उसके बाद ये सब उसने मेरे साथ किया है। मैं कल मार्केट में से निकल के जा रही थी। दिनांक 7 सितंबर 2025 को एक महिला द्वारा थाना कोतवाली पर यह तहरीर उपलब्ध कराई गई कि एक युवक जिसे वह पिछले 6-7 महीने से जानती हैं एवं बातचीत होती है, उसके द्वारा उनका पीछा किया गया एवं उनके साथ मारपीट की गई। महिला द्वारा उपलब्ध कराई गई तहरीर पर थाना कोतवाली में मुकदमा अपराध संख्या 451/25 सुसंगत धाराओं में उस युवक तथा उसके परिवार वालों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। यूपी के कौशाम्बी जिले में एक दलित किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। इस जघन्य वारदात ने पूरे इलाके में तनाव और आक्रोश पैदा कर दिया है। यह वारदात कड़ाधाम थाना क्षेत्र में हुई, जिसने पूरे जिले को झंझोर कर रख दिया है। एक दलित किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों धीरज यादव और पिंटू यादव को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पिंटू धीरज की भाभी का भाई है। मुठभेड़ के दौरान दोनों आरोपी घायल हो गए और उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद से स्थानीय लोगों में गुस्सा और तनाव का माहौल था। आरोपियों की गिरफ्तारी से लोगों को कुछ राहत मिली है। पुलिस अब मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। एसपी ने वारदात का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपए का इनाम दिया है। कड़ाधाम क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म एवं हत्या की घटना कारित हुई थी
इस घटना में शामिल अभियुक्तगणों की पतारसी सुरागरसी करते हुए आज एसओजी प्रभारी, थानाध्यक्ष कड़ाधाम, थानाध्यक्ष पीपरी, थानाध्यक्ष सैनी की टीम द्वारा संयुक्त रूप से घटना में शामिल दोनों अभियुक्तगणों को मुठभेड़ के उपरांत गिरफ्तार किया गया है। दोनों के पैर में आत्मरक्षार्थ फायरिंग से गोली लगी है। पुलिस बल पर कोई चोट नहीं है। बाल पुलिस टीम बच गई है। दोनों घायलों को उपचार के लिए भेजा गया है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। आजमगढ़ जहानागंज थाना क्षेत्र के धनार बांध गांव पोस्ट बडौरा में बीती रात करीब 22 वर्षीय युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। मृतक जय हिंद गांव का ही निवासी था। उसके शव के सिवान में पड़े होने की सूचना जैसे ही परिजनों को मिली, वे तत्काल मौके पर पहुंच गए। परिजनों ने जैसे ही शव को देखा, कोहराम मच गया। इसकी सूचना जहानागंज थाना पुलिस को मिली तो पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। वरिष्ठ अधिकारी भी बाद में सूचना पर पहुंचे। किसी तरीके से शव को कब्जे में लिया गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आरोप लगाया जा रहा था कि युवक का गांव के ही एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवती के परिजन नाराज थे। युवती ने एक दिन पूर्व ही जय हिंद को आगाह भी किया था, लेकिन जय हिंद ने इसको गंभीरता से नहीं लिया और वह बीती रात गांव के सिवान में मौजूद था। अकेले उसकी मौजूदगी की सूचना उसके विरोधी पक्ष को मिल गई। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल सवार 3 हमलावर वहां पहुंचे और उसकी गला रेतकर हत्या कर मौके से फरार हो गए। प्रारंभिक छानबीन के बाद पुलिस ने युवती, उसके भाई समेत 3 को हिरासत में ले लिया है। जांच पड़ताल की जा रही है। अन्य की तलाश भी जारी है। हरदोई में संपत्ति विवाद में युवक की हत्या कर दी गई। पिहानी थाना क्षेत्र के समथरी गांव में अशोक सिंह का अपनी पत्नी दुर्गा सिंह से विवाद चल रहा था। दुर्गा विवाद के चलते अपनी बहन के साथ रहती है। दुर्गा से अलग रह रहे अशोक सिंह और उसके परिवार की दुर्गा की संपत्ति पर नजर है। इसी विवाद के चलते दुर्गा की बहन के बेटे अतुल सिंह की चाकू मारकर हत्या करने का आरोप है। मृतक के भाई अभय प्रताप सिंह ने अशोक सिंह और उसके परिजनों पर हत्या का आरोप लगाया है। पूर्व में भी अशोक सिंह और अन्य लोगों पर इसी युवक के गोली मारने का आरोप लगा था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में 8 वर्षों से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही गुजरात की रहने वाली 40 वर्षीय महिला का शव उसके ही घर में फांसी के फंदे से लटकता मिला, जिससे हड़कंप मच गया। जल विहार मेला देखकर लौटे लिव इन पार्टनर ने महिला को फांसी से लटकता देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आनन फानन में उसे फांसी के फंदे से उतारा गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही सीओ कुलपहाड़ सहित नायब तहसीलदार और थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में महिला के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेज पुलिस ने मामले की हर पहलू से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल मामला पनवाड़ी थाना क्षेत्र के साहिद कॉलोनी का है, जहां का रहने वाला हरनारायण जल विहार मेला देखकर वापस अपने घर लौटा तो लिव इन रिलेशनशिप में 8 वर्षों से उसके साथ रह रही गुजरात की रहने वाली 40 वर्षीय अनीता नामक महिला का शव घर के अंदर फांसी से लटकता मिलने से उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हरनारायण द्वारा स्थानीय लोगों की मदद से उसे फांसी के फंदे से उतारा गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद के श्याम देवरा थाना क्षेत्र में पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़ हुई है, जहां पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में वांछित अपराधी सलीम के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद से पुलिस ने आरोपी गौ तस्कर को सीएचसी परतावल में इलाज के लिए एडमिट करवाया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि श्याम देवरा थाने में दर्ज मुकदमा का वांछित अपराधी सलीम किसी घटना को अंजाम देने के लिए जाने वाला था, जिसके बाद पुलिस ने देर रात लगभग 2:30 बजे श्याम देवरा थाना क्षेत्र के बसवार नहर पुलिया के पास हुए मुठभेड़ में अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में सलीम के पैर में गोली लगी है। और अब खबर पीलीभीत से है, जहां पुलिस ने 2 कछुआ तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करी आस पड़ोस के तालाब और नदियों से ये करते थे। इसके बाद उनकी तस्करी कर बिक्री करते थे। वन विभाग की ओर से दोनों तस्करों के विरुद्ध वन्यजीव अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज किया गया। मेडिकल परीक्षण के बाद दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। रेंजर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि कछुओं का शिकार कर तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को पकड़ा गया है। आरोपियों के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।